नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि शहर के लिए क्या नई योजनाएं लेके जा रहे हैं और साथ में शहर के अलावा प्रदेश के लिए क्या नई योजनाएं जो है सरकार लेके आने वाली है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि बजट के अंदर भी चर्चाएँ आगे जो पीछे हुई थी उसके अंदर कितना बजट एलोकेशन जो है हिसार के लिए हुआ और आगे किस किस तरीके की नई योजनाएँ हिसार और हरियाणा के लिए मिलने वाली हैं। सर बताएं प्लीज़। देखिए, अब आपका चैनल भी नई ताज़ा खबरों के लिए है, तो ये आपने प्रश्न भी ठीक ही किया है कि भाई हिसार के लिए क्या नई ताज़ा और प्रदेश के लिए क्या नई ताज़ा। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ और इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आप सच जितनी भी खबरें हैं उनको सब लोगों तक दिखाते हैं। तो जहाँ तक नई ताज़ा की बात है तो हिसार में बहुत सारी चीज़ें नई हैं और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री का नारा है स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा, तो क्योंकि हमें जिम्मेवारी शहरों की मिली है तो हमने भी एक नारा दिया है साफ सिटी सेफ सिटी, स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर। तो इसके नाते हमने कई योजनाएं सोची हैं और उसका हमने आदेश भी दिया है। कल ही मैंने पूरे प्रदेश के सभी डीएमसी मींस डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर और सीएमसी जो कमिश्नर्स हैं उन सबको बुलाया था और उन सबको कहा कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर के बारे में सबसे पहले अपने ऑफिसेस का उनको साफ़ सुथरा रखें और वहाँ लोगों के बैठने का ठीक से इंतज़ाम हो। जितने भी कमरे हैं उनमें बाहर प्लेट लगी हो कि भी जिसमें इस कमरे में किस चीज़ का काम होता है, कौन बैठता है। और उसके बाहर भी जो कैंपस है, कैंपस में चार दीवारी अच्छी प्रॉपर हो और वहाँ पर पार्किंग की मार्किंग हो। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एफिशिएंटली खड़ी होती हैं, तो अगर हम उनको मार्किंग लगा देंगे अपने बाहर तो जो भी बंदा आएगा वो गाड़ी या अपना व्हीकल उस सीमा में खड़ा करेगा। तो इस तरह की जो सीमाएं अगर बने और उसके बाद पार्कों का सुधारीकरण, पूरे प्रदेश में कितने पार्क हैं, उन पार्कों की चार दीवारी है कि नहीं है। आज सुबह भी मैं एक पार्क में गया था, मैंने क्रांतिमान पार्क में गया था, तो वहाँ काफ़ी कमियाँ थी, वो मैंने अधिकारियों को नोटिस में लाया हूँ। और मैं गया था इसलिए मैं नोटिस में लाया ये बात नहीं है, मैंने अदरवाइज़ भी ये कहा है कि सभी पार्कों की नंबर 1 बाउंड्री ठीक होनी चाहिए, नंबर 2 उसमें जो पगडंडी होती है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पार्क में कोई आता है तो वो घूमता है और वो जो टाइल्स लगी हुई होती हैं पगडंडी पर वो कोई ऊंची नीची लगी हुई होती है, कोई टूटी हुई लगी होती है। तो प्रदेश के सभी पार्कों में चार दीवारी हो, पगडंडी ठीक हो। फिर कुछ बच्चे भी आते हैं, जहाँ सोसाइटीज़ के अंदर पार्क होते हैं तो बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उनके लिए सामान्य कोई झूले, कोई इस तरह का खेल का सामान होना चाहिए, पानी की बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद घास और वृक्षों का नंबर आता है, पौधे लगे हुए हों, घास भी लगी हुई हो। तो इस क्रम से हम पूरे प्रदेश के पार्कों का सुधार करें। उसके बाद मैंने कहा कि शमशान घाट, उनकी भी चार दीवारी हो, बाकायदा संस्कार के लिए ठीक से शेड हो, इस तरह की बात। फिर गरीब आदमी जो है वो कम्युनिटी सेंटर्स में आता है, तो कम्युनिटी सेंटर्स भी वहाँ बाहर पार्किंग की मार्किंग हो और वो ठीक से साफ़ सुथरे हों। कोई बिजली का स्विच वगैरह ये ख़राब हो जाते हैं, डेली ख़राब होते हैं, तो इनकी व्यवस्था भी ठीक से हो। उसके बाद फिर मैंने सभी अधिकारियों को कहा कि उसके बाद शहर में जितनी भी पार्किंग के स्थल हैं उनकी भी व्यवस्था ठीक हो, ताकि एक व्यवस्था हम लोगों को देंगे तो लोग उसको मानेंगे। अगर हमने लोगों को व्यवस्था ही नहीं दी तो उनका कसूर नहीं है। तो इस ओर हम सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर। फिर हमने एक बात और भी कही कि प्रत्येक शहर में शहर के अधिकारी को पता होना चाहिए कि उस शहर की कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या को 150 से गुना करके और उसको 10 लाख से भाग करके तो उतने MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और लगभग उतना या उससे 80% का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए।
क्योंकि अगर हमने वाटर और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए तो हमने सुरक्षा नहीं दी। हमारा लोगों का, कईयों का मत ये है कि केवल सीसीटीवी कैमरे लगाने से ही सुरक्षा होती है। नहीं, अगर हमने स्वच्छ पानी नहीं दिया तो कहाँ सुरक्षित रहे वो। अगर हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगाया तो कहाँ उनकी स्वच्छता रहेगी, सुरक्षा रहेगी। तो इस तरह की कई चीज़ों को हमने उभारने का, सुधारने का, स्वच्छ बनाने के काम करने के, इनकी पीरियोडिक जानकारी। और फिर हमने दूसरा एक जो मोटो लिया है वो पंचुअलिटी का लिया है। हमने 4-5 जगह तो खुद जाकर भी औचक निरीक्षण किया है और इसके अलावा भी हम ई निरीक्षण करते हैं। हमारा ऑफिसर जो है, सीनियर ऑफिसर, वो 4-5 जिलों के डीएमसीज को, कमिश्नर्स को लैंडलाइन पर फ़ोन करता है तो उनकी उपस्थिति उस पर इंश्योर हो जाती है। अगर वो लैंडलाइन पर सुबह 9 बजे उपस्थित नहीं है तो वो एब्सेंट समझे जाते हैं और फिर उनके माध्यम से उनके नीचे जितनी भी यूएलवीज हैं उनको उनके जो नगर पालिकाएँ, परिषद हैं, वहाँ के अटेंडेंस रजिस्टर्स की फ़ोटोकॉपी हम 9:15 तक मंगवा लेते हैं। तो इससे हमें बैठे बैठे हमारे अंडर पूरे प्रदेश में जितनी पालिकाएँ हैं, परिषद हैं, निगम हैं, इन सब के कर्मचारियों की अटेंडेंस मिल जाती है और जो एब्सेंट होते हैं तो हम उसमें उनकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं कि आप क्यों लेट आए, क्यों ना आपकी 1 दिन की छुट्टी लगा दी जाए, क्यों ना आपकी अनलीव लगा दी जाए। और जो बार बार अगर 2-3 दफ़ा आएगा तो हम उसकी ब्रेक इन सर्विस भी कर सकते हैं, 1 दिन की तनख्वाह भी काटने के हम काम कर सकते हैं। तो ये सुधारीकरण के काम जो जिनकी आदतें हमें अभी तक नहीं पड़ी, इन सुधारों को हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो सुधार करने की बात की है, प्रॉपर्टी टैक्स है, डेवलपमेंट टैक्स है और एक नगर दर्शन का पोर्टल है। इस तरह से अनेक पोर्टल बनाए हैं हमने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसका भी एक पोर्टल बनाया है ताकि हमारा जो ये जितनी भी पालिकाएं, निगम, जो हमारे कर्मचारी हैं, इनका काम ठीक से हो, सुधारीकरण हो, सिस्टम ठीक हो। सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी कि हम बड़ी योजनाओं के बात नहीं, हम छोटे स्तर पर ही बात करते हैं कि किस तरीके से छोटे स्तर से हम बदलाव ला सकते हैं। जो आपने चीज़ें बताई उसी से मैं सवाल मेरे जो मैं जानना चाहूँगा, इस पार्क की आपने बात की, पार्क की स्थिति अभी फ़िलहाल प्रदेश में भी बात करें, हम हिसार की भी, हम टाउन पार्क की बात करते हैं, हुडा और नगर परिषद, नगर निगम के अंदर आपस में जो कर्मचारी एक्सचेंज होने थे, जो एक दूसरे विभाग को सौंपे गए थे, उसकी वजह से पार्कों में बहुत सफाई का काम लटका हुआ है, सफाई नहीं हो पा रही है, बाथरूम नहीं यूज़ कर पाते हैं। बाथरूम की बात आपने छोड़ दी कि जो लूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जो भी घूमने आते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने जो अपनी बातें कही वो सारी बातें आपके प्रश्नों का उत्तर है। उस ओर हम ये कदम उठा रहे हैं। एक आदमी पंक्चुअल होगा तो वो कुछ काम करेगा, आकर सीट पर बैठेगा तो काम करेगा। अब सफाई में एक शब्द गिनाना संभव नहीं होता। सफाई में ये शौचालय का ये भी अपने आप ही उसके अंदर ही बात आ जाती है। तो इस ओर हम आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों की कमी है, मतलब हुड्डा वाले कहते हैं कि हम नहीं साफ़ करेंगे, नगर निगम कहता है कि हमारे अंडर नहीं है। इस मामले को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। तो जब ये ट्रांजिशन फेस होता है तो उसमें थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम आस्ता आस्ता दूर कर रहे हैं। इसके बाद आपने शमशान की बात की, तो शमशान के अंदर मैं जानना चाहूँगा कि जो हिसार के शमशान की बात है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का जो संस्कार शुरू किया गया था वो अभी तक ख़राब है, उसका मतलब भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी शव का उसमें संस्कार नहीं हुआ। वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो गैस का था। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और कुछ लोगों का रुझान भी नहीं बना, तो उसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि किस तरह से हम इस ओर बढ़ें। इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आपने टैक्स की कहा है कि टैक्स का आपने खुद भी कहा कि टैक्स को लेकर हम बदलाव कर रहे हैं, पर लेकिन हाउस टैक्स सर्वे के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का ये भी सवाल है कि डेवलपमेंट चार्जेस अब क्यों लगाए गए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपये जो हैं जनता से मांगे जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वभाव भी होता है। हमारे यहाँ पूरे शहरों में 93 जो पालिकाएँ, परिषद और जो निगम है, ऐसे 93 शहर मान लेते हैं एक किस्म से। 93 शहर में जो डिमांड रजिस्टर था उसमें लगभग 29 लाख प्रॉपर्टीज़ थी।
और 29 लाख प्रॉपर्टीज़ में केवल 15-16 लाख लोग टैक्स देते थे। तो 13-14 लाख तो वो टैक्स नहीं देते थे। और अब हमने जिस कंपनी को इसका ठेका दिया डिजिटलाइज करने का, मैपिंग करने का, ड्रोन से मैपिंग करने का, उसने 42 लाख प्रॉपर्टी निकाल दी। अब 13 लाख वो और 14 लाख वो, 27 लाख लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। लोगों को टैक्स देने की मानसिकता बनानी पड़ेगी। तो असली दुख तो वो है। लेकिन फिर भी हम जब इतना बड़ा काम करते हैं, उसमें मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूँ। 42 लाख में से हमने 28 लाख हमने लोगों को नोटिस दिए। अब 28 लाख नोटिस दिए तो उसमें हमने उनको कहा कि आपके इस नोटिस में अगर कोई गलती है तो आप ठीक करवाइए। 28 लाख में से 2,04,000 लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए। 42 लाख, 28 लाख, अब मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आंकड़ा ठीक बोल रहा हूँ। 28 लाख कुछ हज़ार होगा या 27 लाख 80,000 ऐसे कुछ। हाँ, तो 42 लाख में से 28 लाख लोगों को हमने नोटिस भेजा। 28 लाख लोगों में से 2,04,000 लोगों को ने ऑब्जेक्शन किए कि जी हमारे ये ऑब्जेक्शन है। अब आप सुनकर हैरान होंगे, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। 2,04,000 में से 2 लाख लोग, यानी कि 1,99,000 कुछ, उतने ऑब्जेक्शन हमने दूर कर दिए। लेकिन फिर भी हाहाकार मचा हुआ है। होता क्या है कि अब देखिए, ये गलतियां तो स्वाभाविक इसलिए भी होती हैं कि हम लोगों को नॉलेज नहीं होती। मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आपका मकान किस नाम से है, उसका कितना एरिया है, तो जो कंपनी भी गई उससे पूछेगी, उसको कोई बताने वाला होगा। तो घर में घर के मुखिया को भी कई दफ़ा ये चीज़ें नहीं पता होती। फिर नाम में भी, जैसे मेरा नाम कमल है, अब कोई तो मैं कहीं तो कमल बोल दूं, कहीं कमल गुप्ता बोल दूं, कहीं के गुप्ता बोल दूं। तो जब हम डिजिटलाइजेशन में जाते हैं तो 1 दशमलव का भी अगर फ़र्क रह जाए तो वो एरर आ जाती है, एरर आ जाती है ना। लेकिन नया नया काम है और ये काम जब पूर्ण हो जाएगा तब इसके सुख का आपको पता लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि पीपीपी के साथ जो है जोड़ा जा रहा है प्रॉपर्टीज़ को, तो क्या आपको लगता है कि परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ने के बाद या पूरा सेंट्रलाइज करने के बाद इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज ही हमने बहुत से अंत्योदय की स्कीमों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अब हमने कहा कि जो समाज की अंतिम पीढ़ी पर जो बैठा है, सीढ़ी पर जो बैठा है, उसको मदद मिलनी चाहिए और उसको मदद बिना मांगे मिलनी चाहिए। अब हमने पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, ये ऐसे बना दिए और मुझे पता लगा है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे भी ज़्यादा परिवार पहचान पत्र बन गए, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी में बच्चे वो सब अलग अलग, तो एक ही प्रॉपर्टी में 4-5 परिवार हो गए। तो अब परिवार का हमने ठीक से लेखा जोखा हमारे पास है। अब हम एक ही बटन दबाने से हमें ये पता लग जाता है कि किन लोगों की आयु 25,000 रुपये सालाना से कम है, कितने लोग 25,000 से 50,000 रुपये में हैं, कितने लोग 50,000 से 1 लाख में हैं, कितने लोग 1 लाख से 1,80,000 में हैं। तो हमने एक जो तय किया है वो ये तय किया है कि 1,80,000 से कम जिनकी तनख्वाह है उनको हम मदद तो करें, और मदद पैसे की ना करें, हम उनको मदद ये करें कि उनकी जो इनकम 25,000 से वो बढ़कर 1,080 को क्रॉस करें। तो हमने लोन मेले लगाए, हमने लोगों को बुलाया जिनकी फेज़ 1 के अंदर 25,000 से कम वालों को बुलाया, फेज़ 2 में 25,000 से 50 को बुलाया और फिर 50,000 से 1 लाख को बुलाया। तो इन लोगों को बुलाया, इनसे काउंसलिंग की, बैंक के कर्मचारी, सोसाइटी के कर्मचारी, गवर्नमेंट के कर्मचारी, उन मेलों में इनसे बातें पूछी गई भी आप क्या कर सकते हो। कई दफ़ा सीधा प्रश्न उनसे पूछें कि आप क्या कर सकते हो, तो उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। फिर उनको कुरेदा गया, भाई आपके घर में भैंस है तो 1 भैंस और ले लो, 1 भैंस और ले लो, तो पैसे कहाँ से आएंगे, लोन हम दिलवा देते हैं। अब एक तो तरीका हेल्प करने का ये है कि उसको 1 लाख रुपया दे दिया, लेकिन उससे उसका उत्थान तो नहीं हुआ ना। उत्थान तो जब होगा जब हम उसको मदद करें कि भाई सुन,
भैंस आएगी मान लो 1 लाख की, तो हम 50,000 रुपये तुम्हें लोन दिलवा देते हैं, 50,000 तुम करो। और फिर हमने उसको भी आगे कहा है कि जब अगर तुम ये 1 लाख रुपया हमारा वापस कर दोगे तो अगली दफ़ा आपको 2 लाख का लोन देंगे, फिर 2 लाख वापस, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो जो गरीब परिवार उत्थान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है, हम इस ओर अग्रसर हैं। और ये जो आपने प्रश्न किया था कि परिवार पहचान पत्र से काम हमारा हो जाएगा, तो उससे हमें हर परिवार की एक जानकारी मिलेगी। अब हमारे पास कई दफ़ा भारत सरकार ने कहा कि हम आपको 2 लाख मतलब एक मैंने उदाहरण दिया है, इट में भी एनी अमाउंट, भाई इतने लोगों को हम सहायता करेंगे। हमारा पैसा ऊपर से जो सब्सिडी का है, आफ्टर ऑल उसकी भी अपर लिमिट होती है। तो मान लो 2 लाख को देना है, तो वो किन 2 लाख को दें? हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन तो मान लो 5 लाख लोग हैं, लेकिन हम दे 2 लाख को सकते हैं, तो 5 लाख में से 2 लाख को कैसे छांटें? तो ये परिवार पहचान पत्र अगर हमारे पास स्कीम है, तो हम उन 5 लाख में से भी जो सबसे नीचे लोग हैं, उन 2 लाख को छांटकर उन 2 लाख को मदद दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो सिस्टम्स डेवलप किए हैं, ये पहले किसी सरकार ने ना तो सोचे और ना उन्होंने इनकी ओर कोई कदम उठाए। अभी आज ठेकेदार एसोसिएशन के लोग भी कुछ आपसे मिले थे, उन्होंने कुछ अपना मांगे रखी थी, उनकी पेमेंट्स रोकी गई, तो उस मुद्दे को लेकर आप? मैं इस मामले को एग्जामिन करवाऊंगा। इनका कोई ईपीएफ काट लिया गया है, ये कहते हैं कि जी हमें पहले बताया नहीं था। अब ये तो मैं डिटेल में जाऊंगा, कानून वगैरह देखेंगे तो पता लगेगा कौन सही है कौन गलत, और गलत को पनिशमेंट मिलेगी। एक अहम सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर अभी एनओसी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रीज जो होती हैं, उसमें एनओसी की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि जो पहले बन चुकी हैं, जो काफ़ी बहुत सालों से बनी हुई हैं, उनको भी अनअप्रूव है। जैसे आपकी खोटी भी खुद भी जो अनअप्रूव उसके अंदर आती है, तो आगे सेल नहीं हो पाएगी अगर अनअप्रूव में ही रहती है। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स जब बदलते हैं तो उनमें कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हम करेक्ट करेंगे। आखिर में और पूछना चाहूँगा कि जब पूरे देश में महंगाई की बात हो रही है, तो महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई भी आप जो कह रहे हैं, हर चीज़ जो है वो रिलेटिव होती है। अगर आप आंकड़ा उठाएंगे 1947 से, तो जो बढ़ोतरी रेशो है, उस रेशो को देखिए आप। जैसे मान लो सन 60 में 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में हो गई, तो उस वक़्त वो ये लगता है कि 1 ही रुपया बढ़ा, लेकिन वो 100% बढ़ गया। आज 90 रुपये से 95 रुपये होता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो 5 रुपये बढ़ गए, लेकिन 5 रुपये 90 का कितना प्रतिशत है? जब आप इस इकोनॉमी की रेशो में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आप इस बात से कन्विंस्ड होंगे कि हमारी महंगाई उस दर से नहीं बढ़ रही जिस दर से कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ रही। विपक्ष यही आरोप लगाता है कि जब आप लोग विपक्ष में होते थे तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया करते थे महंगाई को। हाँ, तो विपक्ष तो काम ही आरोप लगाने उनका काम ही आरोप लगाना है, लेकिन ठीक आरोप लगाने चाहिए। आपको लगता क्या है कि अब हरियाणा के अंदर विपक्ष की क्या भूमिका अभी आपको नज़र आ रही है? नहीं कोई विपक्ष के। आपने हमसे इतनी बातें पूछी, हमने बड़े फ्री स्टाइल से आपको सब बातें बिना दिमाग के दिल से बताई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ठीक चल रहे हैं, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा, कोई डेवलपमेंट का। आप देखिए ना, आज पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल पहले कभी 50 साल में देखा क्या? आप हिसार में देख लो। हिसार की मेरे पास आज कोई सड़क बनाने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मांगने के लिए कोई सड़क बची नहीं है। सड़कें सभी, गलियां सभी पक्की, सभी वॉल टू वॉल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगे, और सभी शहर की जो बाईपास हैं, सदरन बाईपास हैं, उनको जो कनेक्ट करने की रोड है वो 4 लेन हमने कर दी। आप कहो तो चलकर मैं सारी आपको दिखा भी सकता हूँ। पहले तो 100 गड्ढे होते थे, इसलिए लोग चिल्लाते नहीं थे। अब नई सड़क पर कहीं थोड़ी सी स्क्रैच भी आ जाती है तो हम गड्ढे चिल्लाने लगते हैं। तो एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा बढ़ गया है, इसलिए हम थोड़ी सी कमी को भी हम बोलते हैं। पहले तो छोटी सी कमी, तो क्योंकि कमी इतनी बड़ी होती थी कि वो आदमी सोचता था भी किस किस को रोएगा। जाते जाते एक आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हिसार का, वो कहाँ तक पहुँचा? ड्रीम प्रोजेक्ट आप यहाँ से बरवाला जाइए, आपको रास्ते में नज़र आएगा। और जो हवाई पट्टी 10,000 फुट की बन रही है,
और उसके साथ उसकी सर्विस रोड भी बन रही है। तो ये सब देखकर आपको लगेगा कि ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है। जो आपने अपनी तरफ से बना के दिया था कि उसको और साथ में कई चीज़ें जोड़ी थी आपने। आस्ता आस्ता समय लगेगा ना। हमने तो पहले ये 200 एकड़ का हवाई अड्डा था, फिर हमने इसको 4200 एकड़ का बनाया, फिर हमने इसको 7200 का बनाया, अब हम इसको 10,700 एकड़ का बनाने में लगे हुए हैं। और जब वो बन जाएगा तो 15-16 बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी, जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ उतरती हुई आपको नज़र आएंगी। डॉक्टर साहब, एयर टैक्सी दोबारा भी शुरू हो सकती है जी भविष्य में? अरे थोड़े दिनों में बड़ा जहाज़ उतरेगा यहाँ। अभी एयर टैक्सी का कुछ चल रहा है वैसे? एयर टैक्सी की बात ये है, एयर टैक्सी हमने शुरू की थी। अब एक एयर टैक्सी शुरू की थी क्योंकि वायबिलिटी भी बनानी होती है। एक VGF होता है, वायबल गैप फंडिंग। तो उसके तहत हमने, जैसे मान लो 4,500 रुपये एक टिकट का किराया था, तो 1,500 रुपये भारत सरकार देती है, 1,500 रुपये हरियाणा सरकार देती है, और 1,500 रुपये आप जैसे लोग जो जाएंगे उनको देना पड़ता है। तो ये एक किसी भी चीज़ को सर्वाइवल करने के लिए इस तरह की स्कीम्स, योजनाएं सरकार बनाती है। वो बनाई हमने। तो उस टैक्सी को सुबह यहाँ से चंडीगढ़ जाना था, फिर चंडीगढ़ से वापस आना था, फिर उसको देहरादून जाना था, फिर देहरादून से वापस आना था, फिर उसको धर्मशाला जाना था, फिर धर्मशाला से वापस आना था। तो अब ये 3 चक्कर काटने में उसको सुबह 8 बजे चलना पड़ता था और शाम के 6 बजे तक ये 3 चक्कर पूरे होते थे। पहले जब उस एयर टैक्सी को चलाया गया था तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया हुआ था कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए उड़ाने के लिए। कितनी? 1500 मीटर। लेकिन बाद में उसने इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया। उसने सोचा होगा कि लोगों की जान से नहीं खेलना चाहिए, तो उसने कहा कि मौसम और अच्छा होना चाहिए, यानी कि मौसम में 5000 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। अब 5000 मीटर की विजिबिलिटी तो केवल 11 बजे से 2-3 बजे तक होती है। तो वो एक ही फ्लाइट ले सकती थी। उसमें VGF देने के बाद भी उसका खाता पूरा नहीं होता था। तो इसलिए अब ये जो बड़ी पट्टी बन रही है, इसमें तो जो लैंडिंग और जो टेक ऑफ है वो कंप्यूटर से होता है। उसमें तो देखकर होता था, तो उसमें विजिबिलिटी की ज़रूरत थी। जब कंप्यूटर का काम होगा तो उसमें विजिबिलिटी की इतनी खास बात नहीं रहती है, वो फिर कंप्यूटर से लैंड करता है। तो वो हो जाएगा। तो जब हवाई जहाज़ रात को भी उतरेगा तो हम ये सोच रहे हैं कि ये मई या जून में हमारी ये पट्टी पूरी हो जाएगी और 4 दीवारी भी शुरू हो रही है, वो भी बन जाएगी। उसके बाद दिसंबर तक ऐसी संभावना है कि कोई बड़ा जहाज़ भी यहाँ पर उतरना शुरू होगा। CM साहब ने VIP कल्चर को ख़त्म करते हुए अपनी 4 गाड़ियाँ जो 0001 थी वो वापसी की है। तो आप इस पहल को? ये बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। VIP कल्चर हमने लाल बत्ती को ख़त्म किया ना जी? बिल्कुल। तो उससे पहले क्या है कि कोई भी लगाकर इसका मिसयूज़ भी बहुत करते थे। तो अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में परसों जो हुई थी, मैं भी था उसमें, तो उसमें ऑक्शंस की बात आई, नंबरों की। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने पहल की। मैं इसका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और हमने कहा कि इस नंबर की जिसको चाहत है वो पैसे दे और नंबर ले। और उसमें भी हम अभी इसकी पॉलिसी बनेगी तो वो आपके सामने आएगी। आपने पहले ही ऑलरेडी छोड़ रखा है VIP नंबर आपके पास? नहीं, छोड़ तो नहीं रखा। वो तो जो गाड़ी मिली, हमें कोई चाहत नहीं रहती है। जो गाड़ी मिली तो ठीक है, जो ईश्वर ने दिया वो स्वीकार है। तो अब मैं आपको कोई ये कहूँ, वो तो मुझे ये मिला तो हमें, दूसरा मिलता तो शायद हम ना छोड़ते। अब कभी मिलेगा तो हमें शायद छोड़ना पड़ेगा। तो देखा साथियों आपने कि नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो है शहरी क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। और हिसार के अंदर जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका सरकार का और डॉक्टर कमल गुप्ता का खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हवाई पट्टी जो है बहुत तेज़ी से बन रही है, 4 दीवारी हवाई अड्डे की बनाई जा रही है और जून के अंदर इसकी हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। और दिसंबर तक उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिसंबर के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा जहाज़ उतर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके, सिस्टम बनाकर जो है जनता को साथ लेकर के बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।
मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।